Friends, welcome back to your favorite economics classes on पुलिस वाला चैनल। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, हम जो नेशनल इनकम के मेजर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और उनसे आगे हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के सारे मेजर्स हमने पढ़ लिए थे, जो कि हमने पढ़े थे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। ये सब हमने पढ़ लिए थे और इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी जिसको हमने बोला था जीडीपी डिफ्लेटर। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, आप सभी को याद होगा, पिछली क्लास हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। जीडीपी डिफ्लेटर क्या था, क्या बताया था? जीडीपी डिफ्लेटर वो मेजर होता है जिसकी मदद से हम जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो हम हटा देते हैं, ताकि हमें जो जीडीपी की एक्चुअल ग्रोथ है, यानी कि जो एक्चुअल पिक्चर है हमारे देश की इकोनॉमी कितना ग्रो हुई, प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना बढ़ा, वो वैल्यू हम अच्छे से गेज कर पाएं, यानी कि अच्छे से देख पाएं। इसलिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमने उस दिन क्लास में टाइम थोड़ा कम रह गया था, तो उस दिन की एक चीज़ और थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था उस दिन। आज देख लेते हैं उसको थोड़ा सा। जैसे कि हमने देखा कि अभी ये सारे मेजर्स होते हैं, इन्हीं मेजर्स के साथ एक मेजर और भी होता है जिसको हम बोलते हैं जीवीए। अब ये जीवीए क्या चीज़ है? देखिए, ये जितने भी मेजर्स हमने अभी तक देखे, इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि जी का मतलब जनरली क्या होता है, इधर ग्रोस। ग्रोस यानी कि सकल, यानी कि कुल। कुल मतलब जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन नहीं घटाया हो, जस्ट जो जैसा है वैसा का वैसा, मतलब उसमें से कुछ भी घटाया नहीं गया है, वो ग्रोस। और वीए का मतलब यहां होता है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज कीजिए आपने एक फैक्ट्री को कुछ अपने घर से गेहूं बेचा और उस फैक्ट्री ने उसके ब्रेड बना के उसको मार्केट में बेच दिया। अब वो ब्रेड उस फैक्ट्री वाले से किसी सैंडविच बनाने वाले, किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफे ने खरीद ली, ठीक है। और अब उस कैफे ने फाइनली उसका एक सैंडविच बना के मार्केट में आपको 200 रुपए का बेचा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास गेहूं था, यानी कि हमारे पास व्हीट था, ओके। फिर व्हीट से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई ब्रेड, ठीक है। और फिर ब्रेड के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सैंडविच, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब हम यहां से यहां तक चले, देखिए जब हमने व्हीट बेचा तो वो शायद 20 रुपए केजी हमने बेच दिया होगा कंपनी को, लेकिन उसी व्हीट से जब ब्रेड बनाई तो उस ब्रेड की पर केजी कीमत कितनी हो गई, उस ब्रेड की पर केजी कीमत बढ़कर हो गई होगी लगभग 100 रुपए, ठीक है। और वहीं अगर हम सैंडविच की कीमत देखें तो इसकी कीमत हो गई होगी 200 रुपए पर केजी, है ना। अब ये कीमत बढ़ कैसे रही है? ये कीमत बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हर स्टेप पर, यहां पर जब ये फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में क्या हुआ, फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग हुई, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो कीमत थी, उसमें वृद्धि हुई, उसमें इजाफा हुआ। तो यहां पर इस फैक्ट्री में क्या किया गया, इसके साथ फैक्ट्री में इसके साथ वैल्यू एडिशन किया गया, यानी कि मूल्यवर्धन किया गया, यानी कि इसकी कीमत बढ़ाई गई। और वहीं अगले स्टेप पर जब ये कैफे में गई तो भी इसके साथ सेम प्रोसेस हुआ, कैफे में भी ये 200 रुपए पर केजी बढ़कर इसलिए हो गया क्योंकि इसके वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो अब ग्रोस वैल्यू एडिड जीवीए क्या होगा हमारे पास, जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिड, यानी कि सकल मूल्य वर्धन किसी इकोनॉमी में क्या होता है, सकल मूल्य वर्धन किसी इकोनॉमी में होता है कि किसी भी, देखिए सबसे पहले तो जीडीपी और जीवीए लगभग सेम चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए, यानी कि पूरे देश के लिए, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए, ठीक है। लेकिन जब जीवीए हम यूज करते हैं तो जीवीए एक सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, हमारे पास इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। उन तीनों सेक्टर्स के लिए जीवीए अलग अलग निकाली जाती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के लिए अलग, सेकेंडरी सेक्टर के लिए अलग और टर्शरी सेक्टर के लिए अलग। हर सेक्टर के लिए अलग अलग जीवीए निकाली जाती है, ठीक है। अब जीवीए होता क्या है, जीवीए का अगर हम फॉर्मूला देखें
तो जीवीए का फॉर्मूला हमारे पास होगा ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी कि सकल मूल्यवर्धन, किसके बराबर होता है हमारे पास, टोटल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि जो किसी चीज का टोटल मार्केट प्राइस होता है, यानी कि हमने देखा लास्ट में सैंडविच का मार्केट प्राइस 200 रुपए था, ठीक है। अब सैंडविच का मार्केट प्राइस अगर 200 रुपए है और उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, यानी कि सैंडविच खरीदने वाले कैफे ने जो ब्रेड खरीदी उस ब्रेड की कीमत थी 100 रुपए, ठीक है, और वहीं सपोज कर लेते हैं हम उस पर 20 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स था, यानी कि 20 रुपए उस पर जीएसटी लग गया। तो टोटल हमारे पास ये कितना हो गया, यहां पर टोटल प्राइस था 200, ये हो गया 100, ये हो गया 20, यानी कि हमारे पास जीवीए कितना होगा, उस कैफे ने उस सैंडविच में कितनी वैल्यू ऐड की, वो उसने वैल्यू ऐड की 200 माइनस 100 माइनस 20, यानी कि कुल 80 रुपए जो जीवीए है वो उस कैफे का होगा। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे जीवी क्या मतलब। ठीक है, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेशनल इनकम के लगभग सारे मेजर्स देख लिए हैं, ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हर साल हर एग्जाम में शॉर्ट पूछा जाता है। मतलब जिस भी एग्जाम में आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर इकोनॉमी पूछी जाती है, तो इकोनॉमी में अगर 3 क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन मनी, बैंकिंग, इन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी के बारे में। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा सब्जेक्ट सिर्फ मनी के बारे में डील करता है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो मनी और प्रोडक्शन, इन्हीं 2 चीजों के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो मनी एक इकोनॉमिक्स का बिल्कुल कोर टॉपिक है। मनी को समझे बिना हम इकोनॉमिक्स को समझ नहीं सकते। इकोनॉमिक्स को समझने का पूरा गेम ही मनी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो तो बिल्कुल कंप्लीटली मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज मनी, तो मनी एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज टू मेजर, स्टोर एंड एक्सचेंज वैल्यू। वैल्यू यानी कि मूल्य इज कॉल्ड मनी। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान का माध्यम, जो जिसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए, स्टोर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए। मेजर मतलब नापना, स्टोर मतलब इकट्ठा करके रखना, और एक्सचेंज मतलब लेन देन करना। किस चीज का, मूल्य का। यानी कि मूल्य को मापना, उसको स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना, ये काम जो भी चीज हमारे लिए कर सकती है वो मनी होती है। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन से ही हमारे पास 3 मेजर फंक्शंस मनी के निकल के आए हैं। ये चारों आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द मनी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, ये चारों एसेंशियल फंक्शंस हैं, यानी कि ये तो करते ही करते हैं, मनी जो हम यूज करते हैं उसके ये चारों फंक्शंस तो होते ही हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन जो हमारा मनी का है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान का माध्यम। बिना मनी के हम कोई भी चीज का एक्सचेंज अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मतलब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल क्यों नहीं था, क्योंकि हो सकता है मेरे पास जो चीज आपको देने के लिए है उस चीज की आपको जरूरत ही ना हो। तो हमें एक ऐसा इंटरमीडिएट, यानी कि एक बीच का ऐसा माध्यम चाहिए था जिसके थ्रू आपको जो चाहिए वो आप ले सके और मुझे जो चाहिए वो मुझे मार्केट से मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, वो है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य को मापना। किसी वस्तु का क्या मूल्य है, इस चीज को मापने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी चीज होती है, आजकल आप कुछ भी खरीदते हैं, मार्केट में कुछ भी बिक रहा है, हर किसी चीज की वैल्यू आपको मॉनेटरी टर्म्स में बताई जाती है, यानी कि पैसे की टर्म्स में बताई जाती है। ये फोन कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। ये एसी का रिमोट कितने रुपए का है, 200 रुपए का। यानी कि किसी चीज के बराबर रख के हम तुलना करते हैं, और वो तुलना किसके साथ की जाती है, वो तुलना की जाती है मनी के साथ। ये मनी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मनी का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जो मूल्य है उसको स्टोर करके रखना। आप पुराने टाइम पे वैल्यू को कैसे स्टोर किया जाता था, अनाज में, फलों में,
कप वस्त्रों में, या फिर कोई भी और वस्तु जिसके सहारे हम उस चीज को स्टोर कर सके। लेकिन ये मोस्टली ये जितनी भी चीजें थी ये पेरिशेबल थी, पेरिशेबल यानी कि जल्दी खराब हो जाती थी, ठीक है। लेकिन मनी एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती। अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आज पड़े हैं, वो कल भी पड़े रहेंगे, परसों भी पड़े रहेंगे, 10 साल भी पड़े रहेंगे, 50 साल भी पड़े रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो आपकी वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। ये चौथा जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन हमने देखा कि जो मनी की डेफिनेशन है उसी से निकल कर आए हैं। लेकिन जो ये चौथा फंक्शन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब पहले हम ये समझते हैं कि डेफर्ड पेमेंट होता क्या है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है उधारी, क्रेडिट, लोन जिसे हम बोलते हैं। यानी कि आपने इस्तेमाल आज किया लेकिन उसके लिए आपका भुगतान आपको बाद में भविष्य में करना है, ठीक है। अब सोचिए कि आपने मतलब जब बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन होता था, तब सोचिए आपने किसी से 100 किलो गेहूं उधार ले लिए, लेकिन अगले साल जो गेहूं का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 100 किलो गेहूं की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो आप अगर किसी को 100 किलो गेहूं लौटाने जाओगे तो वो आपको कहेगा कि इस साल तो गेहूं हुआ ही इतना ज़्यादा है, 100 किलो का मैं क्या करूं, मेरे खुद के घर पे 500 किलो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस 100 किलो गेहूं का मैं क्या करूंगा। लेकिन जो मनी है, मनी के सहारे ये जो एक्सचेंज है, यानी कि आज इस्तेमाल किया और कल उसको लौटाया, ये आसान हो जाता है क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू लगभग स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसलिए मनी को स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मानते हैं, यानी कि भविष्य में किए जाने वाले भुगतान का स्टैंडर्ड हम मनी को मानते हैं, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, प्लीज याद रखिएगा। मनी के चारों ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आगे हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मनी इवोल्व कैसे हुई। यानी कि आज हम जो पैसा यूज कर रहे हैं वो एक टोकन करेंसी है, यानी कि जो 100 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का नोट होता है, उसकी खुद की कोई कीमत नहीं होती, वो सिर्फ एक टोकन है। लेकिन हम टोकन करेंसी तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन बार्टर सिस्टम के साथ दिक्कत क्या थी कि इसमें हमें चाहिए होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, यानी कि डबल का मतलब दोहरा, कोइंसिडेंस मतलब कोइंसिडेंस, और वांट्स मतलब इच्छाओं का कोइंसिडेंस। यानी कि मुझे जो चीज चाहिए वो किसी को बेचनी हो और किसी को जो चीज चाहिए वो मेरे पास हो, यानी कि दोनों की इच्छाएं आपस में कोलाइड करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरे पास कपड़ा है, मुझे गेहूं चाहिए, लेकिन मैं किसी के पास जाऊं, गेहूं वाले के पास जाऊं, लेकिन गेहूं वाला कहेगा कि मुझे तो कपड़ा चाहिए ही नहीं, मुझे तो जूते चाहिए, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर बीच में हमारे पास मनी का माध्यम हो तो हम दोनों चीजों की पैसे की टर्म्स में कीमत लगा के इस एक्सचेंज को कर सकते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम की जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली समस्या थी, ये हमारी मनी ने सोल्व की, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी कि कुछ चीजें होती थी जिनकी हम एक फिक्स कीमत मान लेते थे और उसके बाद उसी को हम एक स्टैंडर्ड मान के और उसी से हम मनी को मेजर करते थे, ठीक है। जैसे कि पहले आपने सुना होगा कोड़ियां होती थी। कोड़ियां क्या होती थी? कोड़ी एक शेल होती है जो कि समुद्र में नेचुरली पाई जाती है, ठीक है। तो कोड़ी को हमने एक कमोडिटी मनी मान लिया और हम चीजों की कीमत कोड़ी के भाव में लगाने लग गए, यानी कि एक 10 कोड़ी के बदले 10 किलो गेहूं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत यह थी कि अगर आपको गेहूं चाहिए, आप सोचोगे कि आप पूरे साल गेहूं के खेत में मेहनत करोगे, सब कुछ करना पड़ेगा, रिस्क भी है, क्या पता फसल अच्छी हो या ना हो। तो आपके पास बढ़िया ऑप्शन क्या है? सुबह सुबह जाओ, बीच पर बैठो, मस्त शाम तक 10-15 कोड़ी इकट्ठी कर लाओ और आपको कुछ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी मनी है, जिस चीज को आपने मनी मान रखा है, उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि लोग डायरेक्ट मनी माइंड करने लग जाएंगे, मनी मिंट करने लग जाएंगे। यानी कि एक तरीके से ये वो हो गया कि पैसा छापने लग जाएंगे घर बैठ के। कुछ कमाना धमाना नहीं है, नौकरी मत करो, मेहनत मत करो, बिजनेस मत करो, बस पैसा छापो। तो उससे काम खराब हो जाएगा, वो काम चल नहीं पाएगा। इसीलिए कमोडिटी मनी का एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आया मेटेलिक स्टैंडर्ड। मेटेलिक स्टैंडर्ड मनी यानी कि सिक्के, पहले धातु के सिक्के चलते थे, उसी को हम मेटेलिक स्टैंडर्ड मनी बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आया पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। अब मेटल्स की सप्लाई लिमिटेड है,
ठीक है, तो हम अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड मनी मिंट नहीं कर सकते। अगर हमें जरूरत हो तो भी, इकोनॉमी को जरूरत है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन इकोनॉमी में मनी सप्लाई हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि जो मेटल की सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इसलिए हमें जाना पड़ा पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पर। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड क्या होता है? पेपर पर आपको एक गारंटी लिख के दी जाती है, सोवरेन गारंटी। आप कभी भी 10 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, जो भी नोट आपके पास हो, उस पर देखना, उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतना मूल्य अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे दस्तखत होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, यानी कि ये एक पेपर गारंटी होता है, सोवरेन गारंटी होता है कि सरकार आपको गारंटी दे रही है कि आपकी जो 100 रुपए की कीमत है, ये कीमत हमेशा 100 रुपए रहेगी, और जिसके पास भी ये कागज का टुकड़ा होगा उसके वो ये माना जाएगा कि उसके पास 100 रुपए की कीमत है। ठीक है, फिर आजकल हम आगे बढ़ चुके हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड से भी हम आगे बढ़ चुके हैं प्लास्टिक मनी और क्रिप्टो करेंसी की तरफ। ठीक है, प्लास्टिक मनी हम बोलते हैं हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, यानी कि कार्ड की फॉर्म में जो भी हमारे पास मनी होती है उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ब्लॉकचेन के थ्रू, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके भारत सरकार भी अभी अपने लिए अपनाने की सोच रही है। ठीक है, तो उस क्रिप्टो करेंसी उस ब्लॉकचेन पर स्टोर की जाती है और उसको एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मनी क्या क्या है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है मेटेलिक मनी, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद फिएट मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी 2 बार हो गया सॉरी, और इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मेटेलिक मनी क्या था। मेटेलिक मनी था सिक्के, मेटल के कॉइन्स। ठीक है, उसके बाद पेपर मनी, पेपर के नोट्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है फियाट मनी। फियाट मनी क्या होता है? ठीक है, फियाट मनी होता है जो कि एक ऐसी मनी, ऐसी वैल्यू जो कि किसी देश की सरकार द्वारा इशू की जाए, यानी कि जो लीगली एक्सेप्टेड हो, किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की जाए। ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा अगर इशू किया जा रहा है कोई भी चीज, कोई भी किसी भी टाइप की मनी, तो उसको हम बोलते हैं फियाट मनी। ठीक है, अब फियाट मनी से अगला एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन से पहले हमारे पास 500 और 1000 रुपए के नोट थे। ठीक है, अब वो 500 और 1000 रुपए के नोट किसके द्वारा इशू किए गए थे? वो सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किए गए थे, यानी कि आरबीआई द्वारा इशू किए थे इंडिया में। ठीक है, आरबीआई द्वारा इशूड थे वो, तो इसका मतलब वो फियाट मनी थे। समझ गए यहां तक? वो फियाट मनी थे। लेकिन जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उस दिन रिजर्व बैंक ने बोला कि ये नोट्स हम सर्कुलेशन से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि अब इन नोटों से लेन देन नहीं होगा। तो अगर इन नोटों से लेन देन नहीं होगा तो वो लीगल टेंडर नहीं रहा। लीगल टेंडर किसी देश में क्या होता है कि वो मनी जिसको आप किसी को दो तो वो कानूनन उसको लेने से मना नहीं कर सकता, जिससे आप कोई भी चीज सेटल कर सकते हो। लेकिन जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्या उससे अगले दिन आप 500 रुपए से पेट्रोल खरीद सकते थे? पुराने 500 वाले नोट से नहीं खरीद सकते थे। लेकिन वो इशू किसने किया था? आरबीआई ने। तो इसका मतलब वो फियाट मनी तो था, लेकिन जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उस दिन के बाद वो लीगल टेंडर होना बंद हो गया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बैंक मनी। अब बैंक मनी का क्या मतलब है? बैंक मनी वो मनी है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। अब बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज हम आगे देखेंगे, अगली स्लाइड्स में देखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लास्टिक मनी जो भी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स, जितने भी तरह के जो कार्ड्स पर जो मनी स्टोर्ड होते हैं उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप किसी को अमेजोन पर गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन है। ठीक है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी वो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार फटाफट हम एटीएम्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए एटीएम्स क्या होते हैं? एटीएम्स होते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम की फुल फॉर्म होती है। और एटीएम का काम क्या होता है कि दिस इज अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट, यानी कि जहां पर आप खुद से जाकर वित्तीय सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। आपको बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक की जो मैन पावर है वो खर्च नहीं होगी, वो दूसरे कामों पर ध्यान दे सकती है। और आप खुद से अपने छोटे मोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बैंक के आप खुद से कर सकते हैं। इसको हम एटीएम बोलते हैं। ठीक है, अब एटीएम से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं
जो हम देख लेते हैं, जिनसे हर साल लगभग बहुत बार देखा गया कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो एटीएम के टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी कि एटीएम कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ये पहला टाइप है ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब यानी कि जो बैंक है, बैंक की ब्रांच है और उसके साइड में ही या उसके अंदर ही एटीएम लोकेटेड है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑन साइट एटीएम, यानी कि बैंक की जो साइट है उसके ऊपर ही जो एटीएम लोकेटेड है उसको ऑन साइट एटीएम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम कहाँ होता है, नोट इन अ बैंक ब्रांच, यानी कि उसके आसपास कोई बैंक ब्रांच नहीं है लेकिन फिर भी वहां एटीएम खुला हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉल्स, यहाँ पर एटीएम्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं लेकिन उनके आसपास जरूरी नहीं है कोई बैंक ब्रांच हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है बेस्ड ऑन लेबल्स असाइंड। देखिए एटीएम्स के ऊपर जो बोर्ड्स लगे होते हैं उनको कुछ कलर लेबल्स असाइंड है, ठीक है। हम एक एटीएम का कलर लेबल देखकर बता सकते हैं कि उस एटीएम को कौन ओन कर रहा है, कौन उसको ऑपरेट करता है और उससे हम किस तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होता है जो जिसको ओन भी नॉन बैंक करते हैं और ऑपरेट भी नॉन बैंक करते हैं, यानी कि उनको जो जो मशीन लगाई गई है एटीएम के अंदर और जो वो जगह को खरीदा गया है जहां एटीएम लगा हुआ है उसका जो किराया है वो कोई ऐसा इंसान भर रहा है या ऐसी कंपनी, ऐसी एंटिटी भर रही है जो कि एक बैंक नहीं है, ठीक है। इसको, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसको ऑपरेट भी एक ऐसी ही एंटिटी कर रही है जो कि बैंक नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर पैसा डालना, डेली का जो बिजली का बिल है वो, जो बैक साइड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि एटीएम से आपने तो पैसे निकाले लेकिन वो किसी ना किसी तरह हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम से भी तो कनेक्टेड है, तो वो जो कनेक्टिविटी सर्विसेज हैं वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉन बैंक। ऐसे एटीएम को क्या बोलते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ब्राउन लेबल। अब ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है, जिसको ओन तो नॉन बैंक करते हैं, यानी कि वो जो एटीएम की मशीन और जो किराए का खर्चा है वो सब कोई नॉन बैंक दे रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक उनको कैश और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कि ये एक तरह से ये है कि बैंक ने अपनी सर्विस आउटसोर्स कर दी, यानी कि जो जो सेवा बैंक को देनी थी वो बैंक ने किसी दूसरे इंसान के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। वही है ग्रीन लेबल। ग्रीन लेबल एटीएम्स एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। पिंक लेबल वुमेन के लिए यूज किए जाते हैं, ये तो बहुत ईजी है, आप सब समझ जाएंगे। विमेन ओनली एटीएम्स होते हैं, वो पिंक कलर से डिनोट किए जाते हैं। ये दो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। येलो लेबल एटीएम्स जो होते हैं, येलो लेबल एटीएम्स ई कॉमर्स के लिए यूज होते हैं। ई कॉमर्स यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इन सभी कंपनी से कुछ भी चीज़ें आप जब खरीदते हैं तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं, और ई कॉमर्स के लिए हम किस कलर के एटीएम का यूज़ करते हैं, येलो लेबल एटीएम्स का, ठीक है। उसके बाद है ऑरेंज लेबल। ऑरेंज लेबल एटीएम्स शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए अगर हमें एटीएम यूज़ करना है तो उसके लिए हम ऑरेंज लेबल एटीएम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अभी हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है वो है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन इसकी ये है कि मनी सप्लाई इज द टोटल मेजर ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज पर ध्यान दीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी, ये एक टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि अभी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होगी हो सकता है वो कुछ समय बाद अलग हो, कुछ समय बाद अलग हो, यानी कि डिपेंड करता है। हम मनी सप्लाई जब भी देखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइम पर देखी, किस मोमेंट ऑफ टाइम में हमने उसको देखा, ठीक है। और ये होता क्या है, टोटल मेजर ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, यानी कि कितना पैसा हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है, कितनी मनी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। अब मनी, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें मैथमेटिकली तो इट इज द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा है, यानी कि आपके हाथ में जो कैश है, हार्ड कैश, सिक्के, नोट, वो, और आपके जो बैंक्स में जितने भी डिपॉजिट्स हैं, यानी कि वो कुछ पैसा आपने बैंक में जमा करा रखा होगा, कुछ आपके वॉलेट में पड़ा होगा, तो वो वॉलेट में जितना पैसा पूरे देश के जितने लोगों के पास है, प्लस जो भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में है, उन सबको हम अगर ऐड करें तो हमें टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट हैज बीन प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई। अब देखिए इसमें हमने देखा करेंसी इन सर्कुलेशन,
अब करेंसी इन सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? तो करेंसी इन सर्कुलेशन वो चीज होती है जो टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट हैज बीन प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई या सरकार द्वारा जो भी सिक्के, जो भी नोट छापे गए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए, हमें करेंसी इन सर्कुलेशन और मनी सप्लाई के बीच में डिफरेंस समझना होगा। ये डिफरेंस बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक काउंटर इंट्यूटिव है, यानी कि अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो आप शायद ऐसा सोचना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब मैं शुरू में इकोनॉमी पढ़ने लगा था तो मुझे ये चीज़ समझने में बहुत वक्त लगा था और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सपोज कीजिए ये कैश है जो आरबीआई ने प्रिंट किया और ये कैश अब आरबीआई ने मार्केट में उतार दिया है। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पर था कैश 100 रुपए। तो अभी फिलहाल अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखें, हमने देखा कि मनी सप्लाई एक टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि किसी इंस्टेंट की, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है? 100 रुपए। अभी इनका कोई रोल नहीं है, जस्ट अभी अभी 10 मिनट पहले आरबीआई ने 100 रुपए प्रिंट करके मार्केट में उतारे हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मनी सप्लाई मार्केट में कितनी है? 100 रुपए। और करेंसी मार्केट में कितनी है? 100 रुपए। हमने देखा करेंसी क्या होती है? वो नोट जो आरबीआई ने छाप कर मार्केट में उतार दिया है उसको हम करेंसी बोलते हैं। यानी कि इस इंस्टेंट पर हमारे पास करेंसी की वैल्यू है 100 रुपए और मनी सप्लाई की वैल्यू है, वो भी है 100 रुपए। ठीक है, अब ये 100 रुपए किसी आदमी को मिले, उसने ले जाकर इसको बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब उस आदमी ने इसको बैंक में जमा कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि जब ये बैंक में उसने ये 100 रुपए जमा कर दिए, तो अब हमारे पास क्या है कि उस आदमी के अकाउंट में कितने रुपए हो गए? हमारे पास उस इंसान के अकाउंट में कितने रुपए हो गए जिसने ये 100 रुपए ले जाकर बैंक में जमा किए? 100 रुपए। ठीक है, और बैंक के हाथ में कितना कैश हुआ? बैंक के हाथ में भी 100 रुपए कैश हुआ ना। वो 100 रुपए आपने बैंक में जाकर जमा करा दिए, बैंक ने अपने अकाउंट बुक में लिख लिया कि 100 रुपए इस इंसान के अकाउंट में, इस इंसान के खाते में मैंने जमा कर लिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ 100 रुपए बैंक का कैश इन हैंड भी तो है। हमने क्या देखा था मनी सप्लाई की डेफिनेशन में? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स इन बैंक, यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन 100 रुपए प्लस डिपॉजिट्स इन बैंक। तो इस इंस्टेंट पर हमारे पास टोटल मनी सप्लाई कितना हो गया? 200 रुपए। लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है? करेंसी वही है जो आरबीआई ने इशू किया। आरबीआई ने इस 100 रुपए के बाद कुछ और इशू अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन की वैल्यू, हम मनी सप्लाई तो हमारे पास 200 रुपए हो गया, लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन की वैल्यू अभी भी 100 रुपए ही है। ठीक है, अब क्या हुआ? रतन टाटा या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन लेने के लिए बैंक के पास आएगा और बैंक ने ये 100 रुपए इधर से निकाल के रतन टाटा को दे दिए। ठीक है, अब इस इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो जो 100 रुपए कैश था, 100 रुपए कैश, वो अभी इनके हाथ में है। ठीक है, 100 रुपए कैश इनके हाथ में है, और ये जो 100 रुपए जो इस इंसान ने बैंक में जमा करवाया था, ये 100 रुपए अभी भी बैंक में इसके डिपॉजिट है। यानी कि मनी सप्लाई अगर हम देखें तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? 100 रुपए कैश प्लस 100 रुपए डिपॉजिट इन बैंक। तो हमारे पास टोटल मनी सप्लाई कितना हो गया? टोटल मनी सप्लाई हमारे पास फिर से हो गया 200 रुपए। ठीक है, आप देख रहे हैं करेंसी सिर्फ 100 रुपए ही है अभी तक, लेकिन मनी सप्लाई हमारे पास कितना हो गया? 200 रुपए। ठीक है, कैसे बढ़ गया ये? यही है, यही समझना है आपको कि ये बढ़ कैसे गया। तो ये जो पैसा क्रिएट हुआ है, इस पैसे को हम बोलते हैं बैंक मनी। मैंने आपको पहले बोला था कि बैंक मनी हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। तो वो जो बैंक मनी मैंने आगे वाली स्लाइड्स में आपको समझाने को बोला था, वो बैंक मनी ये है। ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा क्रिएट हुए, ये बैंक मनी है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या हुआ कि रतन टाटा का खुद का भी अकाउंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि रतन टाटा ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, वो 10,000 करोड़ रुपए आज ही खर्च कर देंगे, नहीं, उनको टाइम लगेगा। तो रतन टाटा का जिस बैंक में अकाउंट होगा, रतन टाटा उस बैंक में जाकर अपने ये 100 रुपए जमा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? अब इस सिचुएशन में ये हुआ कि इस बैंक में किसी इंसान के अकाउंट में 100 रुपए हैं, इस बैंक में भी किसी इंसान के अकाउंट में 100 रुपए हैं। ठीक है, और बैंक के पास जो कैश इन हैंड है,
ये 100 रुपए रतन टाटा ने इस बैंक में ले जाकर जमा करवाए, यानी कि बैंक के हाथ में अभी वो कैश है, बैंक के हाथ में कैश कितना है 100 रुपए, यहां पर डिपॉजिट्स कितने हैं 100 रुपए, और यहां पर डिपॉजिट्स कितने हैं 100 रुपए। तो हमारे पास टोटल मनी सप्लाई कितना हो गया, टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए पहले तो हम देखते हैं। टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपए यहां, 100 रुपए इधर, सही है, कोई गलत नहीं है। तो टोटल डिपॉजिट्स हो गए हमारे पास 200 रुपए, ठीक है। और करेंसी इन हैंड कितनी है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है 100 रुपए। तो हमारे पास टोटल मनी सप्लाई कितना हो गया 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए हमारे पास मनी सप्लाई हो गया, जबकि करेंसी इन सर्कुलेशन अभी भी 100 ही है। इस 100 रुपए के बाद रिजर्व बैंक ने कोई और नया नोट नहीं छापा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मनी सप्लाई बढ़कर 300 रुपए हो गया है। तो इस तरीके से जो बैंक में डिपॉजिट्स और लोन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू बैंक पैसा क्रिएट करते हैं, और बैंक जो पैसा क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक मनी, ठीक है। अब आगे से अगर आपको कभी कोई बोले कि मनी और करेंसी और मनी सप्लाई एक ही चीज होती है, तो आप उसको कह देना कि बेवकूफ, करेंसी और मनी सप्लाई एक ही चीज नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। और इनमें कैसे चलता है कि रिजर्व बैंक से जब भी पैसा आएगा किसी बैंक के पास, बैंक से लोन जाएगा, उस लोन से लोन वाला अगले बैंक में जमा करवाएगा, और उस पैसे से बैंक आगे फिर और किसी को लोन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। अब आप शायद करेंसी और मनी सप्लाई में फिर से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं हम, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, यानी कि मनी पैसा जो है वो कितनी तेजी से किसी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। वेलोसिटी यानी कि गति, यानी कि वेग। मनी सर्कुलेशन, पैसे की सर्कुलेशन की गति कितनी है, यानी कि पैसा कितनी जल्दी किसी इकोनॉमी में घूम रहा है, किसी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड, यानी कि हम मान लेते हैं एक दिन का पीरियड हम मान लेते हैं, और एक दिन में मनी यानी कि जो पैसा है वो कितने हाथ बदलता है, चेंजेस हैंड्स यानी कि कितने हाथ बदलता है, यानी कि कितने एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार पास होता है, यानी कि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक यूनिट से कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए सोचिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए लेकर गए फल वाले के पास, आपने फल वाले को 100 रुपए दिए, आपने उससे फल ले लिए। फल वाले को अपने घर ले जाने के लिए गेहूं चाहिए था, तो वो 100 रुपए लेकर वो एक गेहूं वाले के पास गया और उसने वहां से 100 रुपए का गेहूं ले लिया। अब गेहूं वाला, सोचिए गेहूं वाले की तबीयत खराब थी, गेहूं वाला डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को 100 रुपए दिए और दवाइयाँ ले ली, ठीक है। डॉक्टर को इंजेक्शंस खरीदने थे अपने मरीजों को लगाने के लिए, तो वो 100 रुपए उस डॉक्टर ने एक केमिस्ट को दिए। यानी कि सिर्फ एक 100 रुपए के नोट से एक यूनिट टाइम, जैसे कि एक दिन, एक घंटा, एक साल, एक महीना, वो कितनी बार हाथ बदलता है, यानी कि कितना ट्रांजेक्शन एक रुपी नोट से यानी कि एक यूनिट वैल्यू से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, टू मेजर द हेल्थ एंड वाइटलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ये हम किसी इकोनॉमी की सेहत को जानने के लिए, किसी इकोनॉमी के स्वास्थ्य को जानने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। अब हेल्थ ऑफ इकोनॉमी जानने में हमें वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई से क्या मदद मिलती है, ये देखिए। हम मानते हैं कि जब हायर वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई होता है, यानी कि जो पैसा है अगर वो जल्दी जल्दी एक से दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हायर होगी, और इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो हेल्दी है, ग्रो कर रही है, यानी कि लोग चीजें खरीद रहे हैं और मार्केट में लोग वह सेवाएं और वस्तुएं बेचने के लिए तैयार हैं, यानी कि एक इकोनॉमी हेल्दी है, ठीक है। जैसे जैसे मनी सप्लाई की वेलोसिटी घटती जाती है, हम मानते हैं कि मार्केट में रिसेशन और स्लो डाउन आने वाला है। कैसे? जैसे ही रिसेशन या स्लो डाउन की आशंका होती है, रिसेशन और स्लो डाउन कैसे आता है, जब लोग सेवा खरीदने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर सोचिए मार्केट में कोई गेहूं खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या किसान उत्पादन बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। तो जब वो उत्पादन नहीं बढ़ाएगा तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, यानी कि इकोनॉमी में एक तरह से रिसेशन आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो लोअर वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई है वो हमें क्या बताता है कि इकोनॉमी में रिसेशन या स्लो डाउन आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जो मनी सप्लाई है उसको मेजर कैसे किया जाता है, यानी कि उसको मापा कैसे जाता है। मनी सप्लाई को मापने के हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है M0। M0 हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, ठीक है। M0 हमारे देश का मॉनेटरी बेस होता है। मॉनेटरी बेस यानी कि बेसिकली जो रिजर्व बैंक के पास कितने एसेट्स हैं। रिजर्व बैंक कोई भी करेंसी जब इशू करता है, कोई भी नोट इशू करता है, तो वो
अपने पास कुछ एसेट्स रखता है, यानी कि कुछ उसके पास कॉन्क्रीट चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे वो पैसा इशू करता है मार्केट में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, ठीक है। M0 की वैल्यू होती क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन में टोटल कितना पैसा है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई में बैंकर्स ने, यानी कि आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, यानी कि जो बैंक हैं वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास, और वो लोन कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से, इसलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है। तो जो बैंकर्स के जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में वो, और कुछ अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके आरबीआई में जो अकाउंट है वो, प्लस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके जो आरबीआई के साथ अकाउंट है वो, उनको हम अदर डिपॉजिट्स मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये जो चारों मेजर्स हैं, ये चारों मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करता है कि देश में रिसेशन आ रहा है, देश में मतलब मंदी आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, मनी सप्लाई कितनी है। तो इन तीनों चीज़ों को ही, इन चार चीज़ों को ही मेजर करती है आरबीआई, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास M1 क्या होता है। M1 होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड इन कमर्शियल बैंक्स। देखिए, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये आप समझ गए होंगे, पिछली स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, ठीक है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड इन कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए, डिपॉजिट्स जो होते हैं हमारे पास, पहले हम एक बार छोटा सा ये चीज देख लेते हैं कि डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमारे पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, इधर लिखता हूं, हमारे पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा हमारे पास होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट होता है जो हम बैंक में जमा कराते हैं, और वो हमें जब भी चाहिए तब बैंक को हमें विदाउट एनी कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, विदाउट एनी कंडीशन। आप जो भी पैसा बैंक में जमा कराते हैं बैंक आपको वापस तो करता ही है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें टाइम की कंडीशन होती है। यानी कि सपोज कीजिए आप बैंक में एफडी करवाने गए, एफडी के साथ एक टाइम पीरियड जुड़ा होता है, यानी कि आप 5 साल के लिए वो पैसा बैंक के पास पार्क कर रहे हैं। आप उससे पहले भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कंडीशन लगती है, आपको पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, जिसके ऊपर वो पैसा, वो डिपॉजिट आपका बैंक में, जिसके ऊपर टाइम की कंडीशन लगी होती है। यानी कि जो डिपॉजिट आपका कंडीशनल है, उसको ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाकर गए, आपने बैंक से मांगा, बैंक ने आपको दे दिया, नहीं, उसमें आपको टाइम की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट में टाइम की कोई कंडीशन नहीं होती, जब आप जाओगे तब बैंक को आपको आपका पैसा लौटाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको हम हाई लिक्विड मानते हैं। हाई लिक्विड का मतलब क्या होता है कि ये वो पैसा है जो आपको तुरंत मिल सकता है, इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम M1 पर थे, हम M1 देख रहे थे। तो M1 क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। इस पर ध्यान दीजिए, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हमने अभी क्या देखा, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि आप जब भी बैंक से मांगोगे तो बैंक को आपको देना पड़ेगा इन कमर्शियल बैंक्स। यानी कि ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड हैं उन्हीं की बात करता है। आप कमर्शियल बैंक्स के अलावा और कहाँ कहाँ डिपॉजिट्स होते हैं, हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती हैं वो हम M1 में काउंट नहीं करते, वो हम M2 में काउंट करते हैं। यानी कि M2 क्या होता है, M1 यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिसेज। यानी कि पोस्ट ऑफिस में हम जो सेविंग करते हैं वो हम M1 में ऐड नहीं करते, M2 में ऐड करते हैं, ठीक है। M3 क्या होता है, M3 होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। यानी कि M3 वो होता है जो जिसमें हम टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां तक हमने क्या देखा, M1 और M2 में हमने टाइम डिपॉजिट ऐड किया, टाइम डिपॉजिट हमने बोला कि M1 और M2 में ऐड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन M3 में M1 में जो भी है प्लस टाइम डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, M1 में हमने क्या देखा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, और M3 में हमने क्या देखा, नेट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स। यानी कि M3 की अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, करेंसी प्लस नेट डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। यानी कि बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट है, टाइम हो चाहे डिमांड हो, डिमांड डिपॉजिट भी इसमें ऐड होगा और टाइम डिपॉजिट भी इसमें ऐड होगा, ठीक है।
M4 क्या होता है? M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। यानी कि M3 तक हमने क्या देखा? M3 तक हमने देखा करेंसी विद पब्लिक प्लस डिपॉजिट्स इन बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। यानी कि M4 जो होता है वो टोटल मनी सप्लाई इन मार्केट होता है। M4 का मतलब जितना भी पैसा मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है वो कौन से मेजर से देखा जाता है? M4 से देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।